ठीक है, चलिए। तो कल मैंने बता दिया था आपको कि कार्टिलेजिनस और मतलब मैंने कल बताया था आपको कि पाइसेस का जनरल फीचर्स क्या होता है ना। जो मैंने कल बताया था वो सभी पाइसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आज मैं बता रहा हूं कि बोनी फिश में और कार्टिलेजिनस फिश में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब यहां देखो, तो ये पता है कॉन्ड्रिकाइथिस जो होता है ये ऑल मेरीन कहता है, ये सभी सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं ये मछलियां, ठीक है। और ऑस्टिकाइथिस देखो, बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर आप इसके नंबर की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें इनका, तो ये केवल 5% है अगर नंबर की बात करें। और लगभग 95% जो मछलियां हैं वो बोनीफिश में आते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। और आप जानते हो कि ये जो नाम पड़ा है कॉन्ड्रिकाइटिस ऑस्टिकाइटिस, इसका कारण क्या है? याद रखिएगा, इसमें क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल is made up of cartilage. और देखो एक चीज याद रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर मान लो ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड का, और अगर मान लो अब ये कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, देखिए ऐसे, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका कुछ पार्ट जो होता है, देखो ऐसे, ऊपर तो ये बन गया वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी इसका नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रह जाता है। मतलब सारा चीज इसका नोटोकॉर्ड जो है वो खत्म नहीं होता, और इसीलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रिकाइटिस। ये देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है ना, देखो ये पूरा नोटोकॉर्ड है, देखिए, लेकिन ये नोटोकॉर्ड पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ पार्ट नोटोकॉर्ड का नोटोकॉर्ड ही रह जाता है। लेकिन आप जानते हैं यहां देखो क्या होगा, यहां देखो, अगर ये मान लो नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये पूरी तरह से, देखिए ऐसे, ये पूरी तरह से ऐसे देखो क्या बन गया, ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, देखो। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, देखो ये इसका बोनी स्ट्रक्चर होता है। इसका जो वर्टिब्रल कॉलम है ये किसका बना है बताओ, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। हाँ जी बच्चे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो नोटोकॉर्ड देखो ये है, देखो नोटोकॉर्ड ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, और ये बाद में क्या बना बताओ, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम है पूरी तरह से है। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ड्रिकाइटिस में क्या लिखा जाता है, इसमें क्या लिखते हैं देखो, कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट इवन इन एडल्ट्स। और यहां क्या हुआ बताओ,
notochord completely replaced by vertebral column। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर पूछा जाएगा आपसे कि क्या वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड भी मिलता है, क्या मतलब वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ भी एग्जिस्ट करता है? यस, आंसर इज कॉन्ड्रिकाइटिस। और ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब यहां देखो, इसके बाद आप जानते हैं कि इन एनिमल्स में लिखा हुआ है प्लेक्वाइड डर्मल स्केल्स मिलते हैं, आर प्रेजेंट ओनली, इसको कहते हैं ओनली, ओनली प्लेक्वाइड डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट। कॉन्ड्रिकाइटिस में केवल प्लेक्वाइड स्केल्स मिलता है। कई तरह के स्केल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके ओरिजिन के बेसिस पे। तो यहाँ क्या लिखते हैं कि ओनली प्लेक्वाइड डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट, जबकि आप यहां देखें अगर तो साइक्लॉइड स्केल्स भी होता है, गेनोइड स्केल्स भी होता है, चिनोइड टाइप भी होता है, चिनोइड टाइप्स स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स आर प्रेजेंट। देखिए, तो इसमें कई तरह के स्केल्स हैं। साइक्लॉइड टाइप भी होता है, गेनोइड टाइप कहते हैं, देखो गेनोइड कहते हैं, GANOID। तो साइक्लॉइड टाइप, गेनोइड टाइप, टिनोइड टाइप डर्मल स्केल्स आर विजिबल इन ऑस्टिकाइटिस। तो कह सकते हैं कि ऑस्टिकाइटिस में मोर देन वन टाइप ऑफ डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट। बट कॉन्ड्रिकाइटिस में बताओ केवल एक ही तरह का होता है, जिसका नाम प्लेक्वाइड डर्मल स्केल्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। अब यहां देखो, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका, कॉन्ड्रिकाइटिस थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये थोड़ा सा इस तरह का फॉर्म मिलेगा आपको। देखो, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है, मॉर्फोलॉजी का भी फर्क है यहाँ पर। इसमें कहते हैं इनका जो माउथ होता है वेंट्रल माउथ कहते हैं। देखो वेंट्रली लोकेटेड होता है माउथ इसका। और यहां देखो क्या है ये बताओ, इसको टर्मिनल माउथ कहा जाता है। एक वेंट्रल है और एक टर्मिनल होता है, आगे की तरफ होता है माउथ इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें ये जो कॉडल फिन देख रहे हो आप, इसको हेटेरो सर्कल कहते हैं। इसे कहते हैं हेटेरो सर्कल कॉडल फिन। कॉडल फिन कहा जाता है इसको। देखो हेटेरो सर्कल क्यों कहते हैं? देखो फिन लोब्स जो होता है ना, अनइक्वल साइज का होता है। लोब्स आर ऑफ अनइक्वल साइज, एक छोटा एक बड़ा होता है। देखो देखिए, ये लोब्स कहते हैं, देखो इसको, ये एक छोटा एक बड़ा होता है, अनइक्वल साइज का होता है, हेटेरो कहते हैं इसको। और यहां देखिए, ये एक साइज का होता है सर, इसे होमो सर्कल कॉडल फिन कहते हैं इसको। एक तरह का हाफ हाफ, मतलब लोब के साइज इक्वल होते हैं यहाँ पर,
इसको होमोसर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए यहां पर ऐसे देखो होता है 1 2 3 4 5 और यहां लिखते हैं 1 2 3 4। ये यहां होता है देखो 5 पेयर्स कहते हैं, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स कॉन्ड्रिकाइटिस में। जबकि ऑस्टिकाइटिस में देखिए आप ये 4 पेयर्स होता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कहते हैं, है ना। और इसके बाद देखो हेटेरो मतलब देखो लोब्स का साइज डिफरेंट है, हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है ना, जो लोब्स होता है ना अनइक्वल साइज का होता है, इसको हेटेरो कहते हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है, होमो मतलब सिमिलर होता है, होमो का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर कॉर्डल फिन। ये देखो लोब्स के साइज एक जैसे होते हैं, बराबर होता है, इसे होमो सर्कल कहते हैं। यहाँ देखो एक छोटा एक बड़ा होता है यहाँ पर, इसको हेटेरो कहते हैं। अरे है होमो सर्कल कॉर्डल, CAUDL कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन कहते हैं इसे। किसने कहा गिल्स पेयर्ड नहीं होता है? 5 पेयर्स 4 पेयर्स होता है। कहाँ लिख लिया कि गिल्स अनपेयर्ड होता है? ये किसने बता दिया तुम्हें? मछली पढ़ा रहा हूं मैं, साइक्लोस्टोम्स नहीं पढ़ा रहा आपको। चलो यहां देखो, इसके बाद देखो यहां पर ऑस्टिकाइटिस में इसका इसे कहते हैं ओपरकुलम, इसे ओपरकुलम और इसे गिल कवर कहा जाता है। गिल्स के कवर को ओपरकुलम कहा जाता है। ओपरकुलम कहाँ मिलेगा बताओ? ऑस्टिकाइटिस में। कॉन्ट्रिकाइटिस में ओपरकुलम एब्सेंट होता है, याद रखना यहाँ पर। ओपरकुलम इज एब्सेंट। यहाँ कोई गिल कवर नहीं होता। अब देखो मैं आज थोड़ा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं वाईफाई फाइबर का कनेक्शन ले रहा हूँ, तो आज ये ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, चलो गुड। अब देखो यहाँ पे ओपरकुलम क्या लिखते हैं बताओ? ओपरकुलम यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। अरे एक तरफ होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं होता है। कहाँ कहाँ तुम लोग यार कुछ भी एकदम कहानी सुन लेते हो यार। ऊपर होता है नीचे होता है, गिल ओपरकुलम होता है, कवर करता है ओपरकुलम को, दैट्स ऑल। मैंने पहले कहा है बेटे रिसर्च मत कीजिए, जो सिंपल लैंग्वेज में है क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करते हो तुम लोग। देखो यहाँ पर तो ये ओपरकुलम होता है, दैट्स ऑल, ये गिल कवर होता है, कहानी खत्म हो गई। अब ये ऊपर होता है नीचे होता है, क्या मतलब है इसका? नो सेंस। फिर देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ऑस्टिकाइटिस, इसमें एक यूनिक ऑर्गन होता है, देखो ऐसे ही है, जिसे कहा जाता है स्विम ब्लडर।
इसी को एयर ब्लैडर भी कहते हैं। ये भी यहां मिलता है ऑस्टिकाइटिस में, लेकिन आप जानते हैं कि स्विम ब्लैडर जो होता है ये यहां पे एब्सेंट होता है। स्विम ब्लैडर कॉन्ड्रिकाइटिस में नहीं होता, और आप जानते हैं इसीलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि ऑस्टिकाइटिस किसी भी डेप्थ पे अपने आप को स्टैटिक कर सकता है, वो रोक सकता है अपने आप को किसी भी डेप्थ पे। लेकिन अगर कॉन्ड्रिकाइटिस को वो स्टे नहीं कर सकता, वो रुक नहीं सकता, उसको तैरना होगा, अदरवाइज बॉडी सिंक करेगा उसका, और डेप्थ में जाने के बाद प्रेशर की वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। देखो एक लाइन याद रखिएगा, देखो ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, देखो they need to swim continuously to avoid sinking. सिंकिंग स्पेलिंग सही है, SIN होता है, SHIN होता है, सिंक। ओके दैट्स फाइन, सॉरी। देखो तो ये से तैरना होगा। वैसे तो यूनिक अजीब लगता है सुनने में कि मछली पानी में डूब के मर गई, सुनने में भी अजीब लगता है ये, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो बहुत बॉटम पे चली जाएगी ना वो, तो वाटर के प्रेशर की वजह से बॉडी उसका कोलैप्स कर जाएगा, तो उसको तैरना होता है। दे नीड टू स्विम कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसको एक जो बाइंड फोर्स है वो तो मिल नहीं रहा उसको। बाइंड फोर्स कहाँ मिलेगा, जहां पे ब्लडर होता है ना। तो जो बोनी फिश होते हैं उनका ये एडवांसमेंट है, देखो याद रखना, ये एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका। दे कैन बी स्टैटिक, दे कैन बी स्टैटिक at any depth of water. अच्छा तो ओपरकुलम का काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ओपरकुलम क्या करता है, क्या इसका एडवांटेज क्या है? हाँ जी बच्चे बताइए, ओपरकुलम का होने का एडवांटेज क्या होता है इसको? ओपरकुलम का बुआंसी तो स्विम ब्लैडर से मिलेगा ना, ओपरकुलम का क्या एडवांटेज? कवरिंग तो चलो ठीक है, कवरिंग तो कवर का ऐसा कुछ, इसका एक मेन पार्ट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिल्स। एक्चुअली क्या होता है देखो, ये जो इसका ओपरकुलम होता है ये मूव करता रहता है, और इसके मूवमेंट की वजह से यस ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, वाटर को अपनी तरफ ड्रैग करता है ये। यस यू आर वेरी राइट, ये वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है, इससे बिल्कुल सही कहा आपने। तो याद रखना ओपरकुलम क्रिएट नेगेटिव प्रेशर फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ज्यादा एडवांटेज है इसको, ऑस्टिकाइटिस का एडवांटेज ज्यादा होता है रेस्पिरेशन के लिए, ज्यादा कैपेबल होते हैं रेस्पायर करने में, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इनका 4 पेयर से भी काम चल जाता है। कॉन्ड्रिकाइटिस की बॉडी बड़ी होती है, यहाँ कोई ओपरकुलम नहीं होता, तो यहाँ गिल्स का नंबर भी ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो इनमें कहते हैं क्लैस्पर मिलता है, क्लैस्पर इज प्रेजेंट। क्लैस्पर क्या है एक्चुअली? क्लैस्पर को कहते हैं मॉडिफाइड पेल्विक फिन, मॉडिफाइड पेल्विक फिन कहा जाता है।
क्लेस्पर जो होता है ये मॉडिफाइड पेल्विक फिन है जो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। याद रखना, क्लेस्पर एक्ट लाइक एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, और ये पेल्विक फिन का मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ऑस्टिकाइटिस में कोई क्लेस्पर नहीं होता। यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? यहाँ क्लेस्पर जो होता है वो क्या होता है? वो अब्सेंट होता है। तो अगर यहाँ क्लेस्पर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का फर्क होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि ऑस्टिकाइटिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि क्लेस्पर की वजह से यहाँ क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखिएगा इन एनिमल्स में क्या होता है बताओ? यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि यहाँ पर क्या है बताओ? यहाँ पर लिखते हैं दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? तो क्लेस्पर की वजह से ही कॉन्ड्रिकाइटिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा कह दिया जाए कि सारे मछली में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये गलत हो जाएगा। कॉन्ड्रिकाइटिस डू इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लेस्पर, बट ऑस्टिकाइटिस में कोई क्लेस्पर नहीं होता एंड दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया बच्चों? फिर देखिए, ये भी जानते हैं आप कि इन एनिमल्स में पोस्टीरियर पार्ट पे क्लोइका मिलता है। क्लोइका, यहाँ पे एनस नहीं होता, यहाँ क्लोइका होता है। यहाँ देखो इन एनिमल्स में एनस होता है। क्लोइका मिलता है कॉन्ड्रिकाइटिस में, एनएस मिलता है कहाँ बताओ? ऑस्टिकाइटिस में। इसमें भी डिफरेंस हो गया देखो। और आप जानते हैं कि ये जो कॉन्ड्रिकाइटिस होते हैं ये हर तरह के होते हैं। ये विविपेरस भी होते हैं, ये ओविपेरस भी होते हैं, और ओवो विविपेरस भी कहा जाता है इनको। क्लोइका का क्या क्या होता है? अरे क्लोइका, मैंने कहा था क्लोइका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से गैमिट्स भी पास करते हैं और जहां से ये अपने गैमिट्स यूरिन वगैरह को भी रिलीज करता है। मल्टीपल रोल में आता है ये। जैसे फ्रॉग वगैरह में भी क्लोइका होता है, रेप्टाइल्स में क्लोइका होता है, बर्ड्स में क्लोइका होता है। क्लोइका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से केवल फीकल मैटर पास नहीं होता, वहां से और भी चीजें पास होती हैं। ठीक है, फिर देखो ये एनिमल देखो ओविपेरस भी होते हैं, मोस्टली तो ओविपेरस ही होते हैं, लेकिन ये विविपेरस भी होते हैं और ये ओवो विविपेरस भी होता है। मोस्टली ओविपेरस कहते हैं, लेकिन याद रखना ऑल ओविपेरस कहा जाता है। ठीक है, और मैंने पहले कहा था कि इन सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ कोई लार्वा नहीं मिलता, और यहां भी लिखते हैं क्या बताओ? डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। किसी भी मछली में लार्वा नहीं मिलता, याद रखना। लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन ऑल पाइसेस। ठीक है,
और एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लो ये एक मछली है ऐसे कॉन्ड्रिकाइटिस का, और ये मछली है ऑस्टिकाइटिस का, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि कॉन्ड्रिकाइटिस को अगर आप मेरीन वाटर में रख रहे हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं ये, और ऑस्टिकाइटिस अगर मान लो ये फ्रेश वाटर की ऑस्टिकाइटिस है, तो दोनों के रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में फर्क होता है। आपने पढ़ा होगा कि देखो कॉन्ड्रिकाइटिस के बॉडी का इंटरनल जो ऑस्मोलिटी होता है वो 300 लिखते हैं। क्या लिखते हैं ऐसे? 300 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर लिखा जाता है, और बाहर में ये 1200 होता है। देखो पानी का कंसंट्रेशन, ऑस्टिकाइटिस में भी यहाँ 300 ही होता है, लेकिन बाहर 50 होता है। तो जो मेरीन कार्टिलेजिनस मछली होती हैं, ये बताओ इनमें जो पूछा जाएगा कि जो मूवमेंट है, देखो मैंने क्या कहा कि कॉन्ड्रिकाइटिस जो होती है मछलियां, इनके बॉडी का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट का, वो कितना लिखा आपने? 300। वो आप में भी होता है, वो हर जगह होता है। देखो ऑस्टिकाइटिस में भी 300 ही होता है। वो कंसंट्रेशन कहते हैं, बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। और मेरीन वाटर है कितना होगा बताओ? बाहर तो ज्यादा होगा, 1200 होता है ये। तो मुझे बताइए अब, जो इसमें सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? सॉल्ट देखो, सॉल्ट यहां से अंदर आना चाहता है, और वाटर की बात करें तो वाटर लो से हाई की तरफ आता है। देखो तो वाटर की टेंडेंसी होती है बाहर निकलने की, और यहाँ उल्टा होता है। देखो यहाँ सॉल्ट अंदर की तरफ जाना चाहता है, और जो सॉरी सॉल्ट तो बाहर की तरफ आएगा ना, सॉल्ट बाहर की तरफ आता है, और वाटर की टेंडेंसी होती है बताओ अंदर आने की। तो ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फर्क होता है। हाँ अभी बताता हूँ, रुक जाओ ना, अभी बता रहा हूँ इस चीज को आपको। देखिए, तो टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर अपोजिट होता है। देखो अगर आप कार्टिलेजिनस मछली की बात करें तो ये तो हमेशा मेरीन वाटर में मिलेंगे आपको। तो वाटर की टेंडेंसी हमेशा क्या है बताओ? बाहर जाने की, और सॉल्ट की टेंडेंसी होती है अंदर आने की। ये नेचुरल टेंडेंसी कहते हैं, उसका रेगुलेशन अलग होता है, बट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अपोजिट होता है दोनों में। देखिए आप, जो फ्रेश वाटर मछलियां होती हैं, बोनी फिश जो होते हैं, उनमें अलग मूवमेंट है और इसमें अलग मूवमेंट होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज अपोजिट लिखा जाता है। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म is different in marine chondrichitis and freshwater osteitis. अब देखो रेगुलेशन अलग चीज होता है। आप जानते हैं कि कॉन्ड्रिकाइटिस जो होती हैं, ये पानी इंटेक करेंगे, पानी पीती हैं मछलियां ये, और सॉल्ट को बाहर फेंकने के लिए उसके पास एक तरह का क्लोराइड सेल्स वगैरह होता है। ये पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाली पार्ट में, अभी रहने दीजिए यहाँ पर। तो इतना जान लीजिए आप कि मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Tendency of movement of salt and water is opposite, but they have a different mechanism to regulate that flow. समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब यहां देखो, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखो इसका। तो इसमें आप जानते हैं शार्क मछली जानते हैं, डॉगफिश, इसको स्कोलोडियन कहा जाता है।
शार्क कई तरह के होता है, देखो एक वेल शार्क भी होता है, आपके बुक में लिखा हुआ है, एक और नाम लिखा हुआ है कैलकराडॉन। शार्क की कई वैरायटीज होती हैं, टाइगर शार्क भी होता है। तो शार्क एक काफी बड़ी मछली होती है एक्चुअली, और एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है कैलकराडॉन, जायंट, आई थिंक वैसा कुछ नाम लिखा हुआ है, देख लेना आपकी बुक में, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है ये कैलकराडॉन के बारे में। हाँ, ग्रेट व्हाइट शार्क ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। जायंट है या ग्रेट है? अच्छा, ग्रेट व्हाइट है या जायंट व्हाइट शार्क है? ग्रेट व्हाइट है, ओके चलिए ठीक है, जो भी है ये नाम याद रखिएगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा जानते हैं आप, क्रिस्टिस आता है इसमें, जिसको आप सॉफिस कहते हैं। इसके अलावा ट्राइगोन आता है, टॉर्पेडो आता है, टॉर्पेडो को इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है ना, और इसको पॉइजनस स्टिंग रे भी कहते हैं। ये सब तो एग्जाम्पल किसका बताओ, कॉन्ड्रिकाइटिस एग्जाम्पल से ये, कॉन्ड्रिकाइटिस का लिमिटेड एग्जाम्पल है, वैसे भी बहुत कम होते हैं, 5% का पॉपुलेशन है ना। तो वेल शार्क अगर देखा जाए, मछली में सबसे बड़ी मछली का नाम वेल शार्क है। वेल तो मैमल है जानते हैं आप, बट अगर मछली की बात करें तो लॉन्गेस्ट अगर मछली की बात करें, अगर लार्जेस्ट मछली की बात करें, आप जानते हैं ब्लू वेल वगैरह भी होते हैं। ब्लू वेल वगैरह तो मैमल्स में आते हैं ना, ये मैं मछली की बात कर रहा हूँ, वेल फिश भी कह देते हैं, वेल शार्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर का और मरीन वाटर का, तो इसमें भी नाम जानते हैं आप, रोहू, कतला, मागुर, कॉमन कार्प, सिंघाला करके मछली आता है। देखिए ये सब ईडेबल मछलियां हैं। रोहू लेबियो कहते हैं इसको, इसे लेबियो कहा जाता है, लेबियो। कतला, कतला जानते हैं, मागुर को क्लैरियस कहा जाता है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है। ये सब ईटेबल मछलियां होती हैं, रोहू, कतला, मागुर, कॉमन कार्प, सिंघाला, ये फ्रेश वाटर ईटेबल फिशेज कहते हैं इसको। इसके अलावा देखो इसमें और भी एग्जाम्पल है, बेटा है ना, फाइटिंग फिश कहते हैं इसको, टेरोफाइलम, एंजल फिश कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है, एक्वेरियम की मछलियां होती हैं सब। देखो ये फाइटिंग फिश में आते हैं, इसको एंजल फिश भी कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कतला, कतला, मागुर, 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 अरे मागुर मछली नहीं होती है, मागुर, MAGUR, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो क्लैरियस, MAGUR, ठीक है। अब इधर देखिए जो मेरीन में आते हैं, इसमें
एक्सोसिटस आता है, जिसको आप फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। इसमें हिप्पोकैम्पस आता है, जिसको आप सी हॉर्स भी कहते हैं। आज ये सब ठीक हो जाएगा, ब्लड वाला फाइबर का थोड़ा प्रॉब्लम है, आज वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज देख लीजिए, आप इसको लिख लो। एक्सोसिटस जो होता है, देखो इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, और हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है। और आप जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस में होता है, इसलिए ये यूनिक मछली है। देखो, प्रेजेंस ऑफ प्री हेंसाइल टेल कहते हैं। इस मछली में पूंछ भी नजर आएगा आपको, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ये। मछली में पूंछ नजर तो नहीं आता है, हेंसाइल, और एनसाइट में डायग्राम बना हुआ है, देखो हिप्पोकैम्पस का। ठीक है, प्री हेंसाइल टेल होता है, देखो हिप्पोकैम्पस में। तो याद रखना, ये हो गया, ये हो गया। और देखो एग्जांपल में, इसके अलावा देखो लंग फिश वगैरह आता है, इसको डिप्नोई कहा जाता है, डिप्नोई कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें लेटिमेरिया वगैरह भी आता है, इसमें हिल्सा भी आता है, इसमें पॉम्फ्रेट भी आता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ प्री हेंसाइल टेल, पूंछ नजर आता है इसमें। देखो जैसे बंदर वगैरह में होता है ना घुमा हुआ पूंछ, तो उस तरह का टेल का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस एक्चुअली आपके ब्रेन में भी है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन में भी, जो मेमोरी को कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में। तो ये स्मॉल साइज की मछलियां होती हैं, बहुत लार्ज साइज की मछलियां नहीं होती। डिप्नोई कहते हैं, डिप्नोई, DIPNOI, डिप्नोई ग्रुप का नाम होता है। कई तरह के लंग फिश होते हैं, लंग फिश के ग्रुप को डिप्नोई कहा जाता है। और देखो हिल्सा होता है, पॉम्फ्रेट होता है, सैल्मन वगैरह भी जानते हैं आप। इसमें एक और नाम जानते हैं फ्रेश वाटर में, जो मछली वगैरह, गैम्बूजिया इसमें आता है। देखो वही नाम आप, मैं सोच रहा था अभी, गैम्बूजिया इसमें आता है, फ्रेश वाटर में आते हैं ये मॉस्किटो के लार्वे को खाते हैं ना, गैम्बूजिया। हाँ जी, मॉस्किटो के लार्वे को खाते हैं ये, गैम्बूजिया कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में मिलता है। ये आपके लिए काफी यूजफुल एक एनिमल है, जो मॉस्किटो वगैरह के लार्वे को खा जाते हैं ये। तो मलेरिया वगैरह की रोकथाम में भी इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये मेरीन बोनीफिश में आते हैं। ठीक है, और याद रखना, मेरीन बोनीफिश को टिलोस्ट भी कहा जाता है, टिलोस्ट। मेरीन बोनीफिश को टिलोस्ट भी कहते हैं, और कॉन्ड्रिकाइटिस को
इलास्टो ब्रांच भी कहा जाता है। ये याद रखना, कॉन्ड्रिकाइटिस को इलास्टो ब्रांच भी कहते हैं और मेरीन बोनीफिस को टिलोस भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और नाम याद है, देखो कॉन्ड्रिकाइटिस में एक और नाम आता है, इसे कहते हैं काइमेरा। काइमेरा को रैट फिश भी कहा जाता है, इसको रैबिट फिश भी कहते हैं। और ये काइमेरा जो होता है इसको स्केललेस फिश कहा जाता है। और काइमेरा एक ऐसी कॉन्ड्रिकाइटिस है, देखो ये यूनिक डिफरेंस है। देखो काइमेरा एक ऐसी मछली है जिसमें ओपरकुलम मिलता है। काइमेरा में ओपरकुलम इज प्रेजेंट लिखा जाता है, ओपरकुलम इज प्रेजेंट, और इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। देखो इस मछली को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। किसके बीच में बताओ? कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टिकाइटिस के बीच में। ये एक ऐसी कॉन्ड्रिकाइटिस है जिसमें ओपरकुलम मिलता है। स्केललेस भी कहते हैं इसको रैट फिश भी कहा जाता है, इसको रैबिट फिश भी कहते हैं। और इसमें कहीं कोई स्केल्स नहीं मिलता और इसमें ओपरकुलम मिलता है। इन दैट वे इस मछली को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। इसके बीच में बताओ? ऑस्टिकाइटिस का और कॉन्ड्रिकाइटिस का। समझ में आ गया बच्चों? तो ये कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, इसे याद रखिएगा। एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल्स हैं वो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए। अब अरे प्री हेंसाइल टेल का स्ट्रक्चर है, देखो पोस्ट एनल टेल तो सारे वर्टिब्रेट्स में होता है, तो इसमें ये विजिबल होता है। छोटे से एनिमल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्विमिंग वगैरह में हेल्प करेगा ये सब। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए इसका। इसको मिटा दूं बच्चों? ये क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग structure is not reported in डॉगफिश? इनमें कौन सा स्ट्रक्चर डॉगफिश में रिपोर्टेड नहीं है? ऑप्शन लिखिए। फर्स्ट, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, फिर लिखो सा ग्रीन। नंबर सी, वेबेरियन ऑसिकल्स। नंबर 4, डर्मल टीथ। नंबर ई, क्लेस्पर। नंबर एफ, पिजन ग्लास। और लिख लो इसमें जी,
मोर देन वन। चलो बहुत कुछ इसमें आ गया ऑप्शंस में। अब आपको कुछ टर्म्स याद होना चाहिए इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको, कुछ अपने पुराने इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताइए कि डॉगफिश में क्या नहीं हो सकता है। 8 मतलब 8 क्या होता है? व्हाट इज 8? ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 ही तो ऑप्शन है। विविरियन ऑस्किल्स में बी। ओके, देखो अब मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर ये टर्म्स याद रखिएगा। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी ये मिलता है, इसको कहते हैं, इसका थर्मोरिसेप्टर होता है। टेम्परेचर का डिटेक्शन करता है ये इसका एक सेंसरी ऑर्गन है जो डॉगफिश में मिलता है। ठीक है, स्नाउट आगे वाले पार्ट में होता है ये इसके। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो डॉगफिश में मिलता है। ठीक है, ये ऑस्टिकाइटिस वगैरह में नहीं होता ये। फिर देखो सागरीन जो होता है, देखो ये जो उसका स्किन होता है उसको सागरीन कहते हैं। ये कमर्शियल यूज होता है, तो ये भी यहाँ मिलता है। देखो कमर्शियली यूज करते हैं इसको। थर्मो रिसेप्टर, अरे थर्मो रिसेप्टर होगा और क्या होगा, उसके स्किन को सागरीन कहा जाता है। ये शार्क वगैरह के भी स्किन को सागरीन कहते हैं जो कमर्शियली यूज होता है। हाँ, ये जो ऑस्किल्स होता है देखो, इट कनेक्ट स्विम ब्लैडर टू ईयर। और ये जो ऑस्किल्स होता है ये बैलेंस के लिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ स्विम ब्लैडर ही नहीं होता, क्योंकि डॉगफिश में स्विम ब्लैडर नहीं होगा, तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। हाँ जी, ये यहाँ एब्सेंट होगा। टीथ होता है, मॉडिफाइड स्केल्स होते हैं। प्लेक्वाइड स्केल का ये मॉडिफिकेशन होता है। देखो डर्मल टीथ, तो टीथ आर द मॉडिफाइड स्केल्स। प्लेक्वाइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन होता है, देखो जो इसके दांत होते हैं। तो ये भी यहां पर होता है। क्लेस्पर भी यहां पर होता है। इजन ग्लास obtained from swim bladder, और ये कमर्शियली यूज होता है। देखो ये पेंटिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं इसको, तो ये भी यहां पर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रिकाइटिस में लिखते हैं जैसे, लेकिन जैसे एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी वगैरह सारे मछली में नहीं होता, डॉगफिश वगैरह में होता है। यूजुअली शार्क और जो डॉगफिश के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन और लिख लो, ये मिटा दूं अब। चलिए ठीक है, लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग characteristic is not applicable related to physiology of Pisces? ऑप्शन लिखिए। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ
mesonephric kidney and renal portal system helps in excretion. बी लिखिए. gill respiration through counter current mechanism. Presence of chloride cells, इसको आइनोसाइट्स भी कहते हैं, for the salt movement. Number D, single circulation. And number E, all of these or none of these. हाँ जी बच्चों, बताओ क्या होगा आंसर इसका. इनमें से कौन सा प्रोसेस? हाँ, अब देखो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो ये याद रखिएगा, जैसे क्या होता है देखो, मछली में जो गिल्स होता है ना, गिल्स, और देखो अब देखो ये मान लो गिल्स का स्ट्रक्चर है इसका, है ना, यहाँ पे गिल्स है इसका, और यहाँ पे वाटर का पार्ट होता है इसमें. तो जो वाटर का मूवमेंट है, अब देखो गिल्स के थ्रू जो ब्लड यहां से पास कर रहा है देखिए, और वाटर का जो मूवमेंट होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो काउंटर करंट प्रोसेस यहां भी वर्क करता है. गिल्स की तरफ वाटर जब ड्रैग होगा ना, तो वाटर का मूवमेंट और जो ब्लड का मूवमेंट है एक्सचेंज के लिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इसे भी काउंटर करंट प्रोसेस कहते हैं. याद रखिएगा, मछली में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें वाटर का मूवमेंट और उसके ब्लड का जो मूवमेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इसी को काउंटर करंट प्रोसेस भी कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखना. तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा. यस, द आंसर इज नन ऑफ दीज. क्या लिखा हुआ है? नॉट रिलेटेड है. देखो, नॉट एप्लीकेबल. तो सब कुछ एप्लीकेबल होता है इसके पास. यहाँ मेसोनेफ्रिक किडनी मिलता है, मैंने बताया था आपको. यहाँ रीनल पोर्टल सिस्टम भी मिलता है. गिल रेस्पिरेशन होता है. इसके बॉडी में क्लोराइड सेल्स मिलते हैं सॉल्ट के मूवमेंट के लिए. ज्यादा सॉल्ट को बाहर फेंकना है और सॉल्ट कम हुआ तो उसको अंदर भी डाल देता है. क्लोराइड सेल्स कहा जाता है. ये मछली में मिलता है. सॉल्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. जब सॉल्ट की कमी होगी तो सॉल्ट को अंदर की तरफ लेके आएगा, और जब सॉल्ट एक्सेस हो जाता है तो उसको बाहर फेंक देता है. क्लोराइड सेल्स कहते हैं इसको. इसी को आइनोसाइट्स भी कहा जाता है. सिंगल सर्कुलेशन जानते हैं आप, ये होता है यहाँ पर. तो सब कुछ एप्लीकेबल है. तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? नन ऑफ दीज. अगर मैं पूछता क्या एप्लीकेबल है तो सब कुछ हो जाता है इसमें.
क्या नहीं एप्लीकेबल है तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। हाँ, अगर मैं पूछता कि क्या एप्लीकेबल है तो ई आ जाता। क्या पूछा गया कि क्या एप्लीकेबल नहीं है। अक्सर बच्चे ना कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट करेक्ट वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप, कई बच्चे हड़बड़ाहट में या गलत तरीके से क्वेश्चन को, ये नॉट वाले पार्ट में फंस जाते हैं वो, और क्वेश्चन गलत कराते हैं वो। चलिए, ये पूरी कहानी है रिगार्डिंग मछली। दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू। इससे ज्यादा मछली के बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हमने पाइसेस पढ़ लिया, एक सुपर क्लास खत्म कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट सुपर क्लास पे आ रहे हैं जिसका नाम है टेट्रापोडा, और उसका फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया। चलिए, इसको मिटा दो यहां से, लिखो एम्फीबिया। मैंने कहा सुपर क्लास, इसका टेट्रापोडा है। अभी बेटा पीछे वाले क्वेश्चंस का भी मैं किसी को, यार आप लोग कोई एक बच्चे कम से कम जिसने पूरा नोट लिखा हुआ है वो शेयर क्यों नहीं कर देते हैं आप? कोई तो लिखता होगा पूरा ठीक से। तो एक कोई बच्चा व्हाट्सएप पे कृपया करके आप अपना एक नोटबुक जो लिखा है आपने उसको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जिन बच्चों का थोड़ा छूट गया हो या जो नहीं लिख पाए वो लिख लेंगे उसको वहां से। यार इतने सेल्फिश मत बना करो यार, थोड़ा दूसरे का भी हेल्प किया करो। समझ में आ रहा है कि कोई तो पूरा लिखता होगा ना अच्छे से? हाँ जी, यस और नो, प्लीज एक कोई शेयर कर दिया कीजिए। हाँ चलिए, ये आपके लिए सबके लिए अच्छा होगा ये, ठीक है। हाँ वही आप ग्रुप में शेयर कर दो ना एक। नहीं, कोई भी एक शेयर कर, एक कोई बच्चा शेयर कर दे ग्रुप में, दैट्स ऑल। चलिए ओके। चलो बच्चों यहाँ देखो, अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा बताओ एम्फीबिया का अगर पूछा जाए आपसे कि इसका फाइलम क्या है, जल्दी बताओ। एम्फीबिया का फाइलम बताओ जल्दी से, क्विक बताओ क्या है एम्फीबिया का फाइलम। ये लो, हाँ जी ठीक है, इसका फाइलम कॉर्डेटा है। दैट्स गुड। सब फाइलम बताओ, सब फाइलम बताओ। वर्टिब्रेटा है, चलिए ठीक है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है। दैट्स गुड। इसका आप बताइए डिवीजन क्या है, डिवीजन बताओ, डिवीजन क्या है बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, ग्नेथोस्टोम्स कहते हैं। इसका फिर पूछा जाएगा आपसे, सुपर क्लास तो लिख दिया हमने, टेट्रापोडा है, और क्लास क्या बताओ, क्लास इज कॉल्ड एम्फीबिया कहता है। समझ में आ गया? अब ये बताओ एम्फीबिया का मतलब क्या बताओ। एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फीबियस नेचर। एम्फीबिया वर्ड कहाँ से आया है? देखो एक टर्म यूज करते हैं एम्फीबियस नेचर। क्या मतलब है इसका? डुअल नेचर कहते हैं इसको, डुअल नेचर कहा जाता है इसको। और ये इसको कहते हैं फर्स्ट सेमी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा कहा जाता है इसको। इसे फर्स्ट सेमी
टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा कहते हैं। सेमी टेरेस्ट्रियल क्यों? क्योंकि ये पानी इसके लिए जरूरी है, ये पानी में सर्वाइव करता है। ये पानी में सर्वाइव करता है और पानी के बाहर भी सर्वाइव करता है ना। आपको पता है इसका जो एडेप्टेशन होता है वो दोनों के लिए होता है, इनसाइड वाटर भी होता है, आउटसाइड वाटर भी होता है। तो लिखते हैं कि दे आर वेल एडेप्टेड। क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ यार, आप सारे मैं हाँ अभी आ रहे हैं। अच्छा बस तो आप 9:30 में आएंगे। हाँ और क्लास है 9:30 में। बस लोकेशन गंगा नदी से देखना। अरे गंगा कितना फेमस हो गया यार, गंगा रेसिडेंसी उसके बगल में। देखो, they are well adapted for both aquatic life and terrestrial life कहते हैं। डुअल नेचर का होता है ये, डुअलिटी कहते हैं इसको। ये पानी के अंदर भी सर्वाइव करता है और पानी के बाहर भी सर्वाइव करता है। आप जानते हैं एक्वेटिक लाइफ होने के लिए इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो दे डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पानी में रहने के लिए ये अपने स्किन को यूज करता है, देखो ब्रीथ करने के लिए। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, देखो मछली में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता, याद रखना। मछली पूरी तरह से गिल से ब्रीथ करती है, वो अपने स्किन से एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एनिलिडा में मिलता है, एम्फीबिया में मिलता है और रेयरली कहीं मिलता है। बट मोस्ट कॉमनली पूछा जाएगा आपसे कि दो एनिमल्स का नाम बताइए जहां पर स्किन से रेस्पिरेशन होता है, तो एक तो आप कहेंगे एलिड्स के बारे में और दूसरा एम्फीबिया आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो पानी में रहने के लिए ये ब्रीदिंग कहां से करेगा बताओ? स्किन से ब्रीथ करता है ये। और पानी के बाहर अगर टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करें तो ये करता है क्या? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहता है। और मूवमेंट जो होता है देखो इसका, मूवमेंट थ्रू 4 लिम्स, क्योंकि टेट्रापोडा है ये और पानी में ही चलने के लिए वेब्ड फुट कहता है। वेब्ड फुट होता है इसके पास, उसके उंगलियों के बीच में वेब बना होता है, तो तैरने में हेल्प करता है ना। फिर आप जानते हैं कि इसका जो लाइफ होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है देखो, तो एम्फीबिया का एक याद रखना, ये भी एक पोइक्लोथर्मिक एनिमल होता है। ट्रायंगुलर बॉडी होता है इसका। और लिखते हैं यूजुअली नेक इज एब्सेंट। और ये भी जानते हैं आप कि ये स्केललेस होता है,
स्केल्स नहीं होता है ना, तभी तो ये एक्सचेंज करेगा। स्केललेस होते हैं, इसके स्किन में स्केल्स नहीं होते, तो ये हेल्प करता है क्यूटेनियस एस्पायरेशन में। और आप जानते हैं कि इसका मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन होता है, इसका स्किन मॉइस्ट रहता है, ड्राई होगा तो वो ब्रीथ नहीं कर सकता, तो हमेशा इसका स्किन मॉइस्ट रहता है। अब देखो ये इसलिए कहते हैं कि फ्रॉग कभी भी पानी से बहुत दूर नहीं जा सकता, जैसे उसको अपना स्किन लगता है ड्राई हो रहा है तो पानी में कूद जाएगा वो, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन 24 आवर सर्विस देता है, ये कभी बंद नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है देखो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ कहते हैं। ये कभी बंद नहीं होता, चाहे वो पानी के अंदर हो, पानी के बाहर हो, वो हाइबरनेशन में हो, वो एस्टिवेशन में हो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नेवर नेवर स्टॉप। इवन कहते हैं पानी के अंदर या हाइबरनेशन में या एस्टिवेशन में एम्फीबियंस ऑलवेज डू ओनली एंड ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बट वो जमीन पे जब आ जाएगा, एक्टिव फेज में आता है, वो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस समय ये अपने लंग्स को यूज करता है। तो लंग्स का यूज केवल टेरेस्ट्रियल मोड पे होता है, एक्टिव फेज में होता है, हमेशा नहीं होता। जब वो अपने ज्यादा एक्टिव फेज में आता है, बहुत कम समय के लिए होता है। आप देखिए तो यूजुअली रेनी सीजन में ये एक्टिव हो जाते हैं, खाना इकट्ठा करने के लिए, है ना, मीटिंग के लिए। तो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे बिकम मोर एक्टिव, एंड ड्यूरिंग दैट एक्टिव फेज दे यूज देयर लंग्स। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखो ये कहा जाता है ओनली ड्यूरिंग एक्टिव फेज, ओनली ड्यूरिंग एक्टिव फेज कहते हैं, हमेशा यूज नहीं होता ये केवल एक्टिव फेज में यूज होता है। तो आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फ्रॉग पानी में हो, हाइबरनेशन में हो, एस्टिवेशन में हो, तो फ्रॉग का मैक्सिमम जो ब्रीथ कर रहा है वो किससे करता है बताओ? वो लंग्स यूज नहीं करता, वो केवल और केवल अपने स्किन को यूज करता है। तो 24 आवर सर्विस होता है देखो, वो कभी बंद नहीं होता। जब से फ्रॉग का एग्जिस्टेंस हुआ या कोई भी एम्फीबियंस एग्जिस्टेंस है, दे नेवर स्टॉप देयर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यस, एक्टिव फेज में दोनों होता है। एक्टिव फेज में मैंने कहा देखो क्यूटेनियस कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। एक्टिव फेज में लंग्स भी काम कर रहा है और उसका स्किन भी काम करता है, वो कभी बंद नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? और देखो मैंने क्या कहा, यूजुअली यहाँ नेक क्या होता है बताओ? अब्सेंट होता है। इसके बॉडी को विजुअली हम डिवाइड करते हैं, देखो बॉडी का दो पार्ट्स होता है, इसमें हेड होता है और ट्रंक कहते हैं, ट्रंक। नेक यूजुअली एब्सेंट होता है इसमें, ताकि वो जंप वगैरह करने में उसको हेल्प करता है वो, है ना। बॉडी का दो पार्ट है, हेड एंड ट्रंक। और देखो फिर लिखते हैं, देखो यहाँ पर इनमें मिलता है क्या? बोनी एंडो स्केलेटन। दे हैव बोनी एंडो स्केलेटन, इनके पास बोनी एंडो स्केलेटन होता है। और ये याद रखना यहाँ पर, जैसे कहते हैं स्कल यहाँ पर होता है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर होता है, स्टर्नम यहाँ पर होता है, बट यहाँ पे रिब्स यूजुअली एब्सेंट होता है। रिब्स इसके बॉडी में नहीं होता। स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम भी होता है, रिब्स यहाँ नहीं होते। और याद रखना यहाँ पर लिम्ब बोन्स भी होते हैं, वो भी मिलता है यहाँ पर। और ये याद रखना रिब्स नहीं होता, इनके पास डायफ्राम भी नहीं होता। और इसीलिए ये कहा जाता है कि एक टर्म यूज करोगे आप, पॉजिटिव ब्रीदिंग करता है ये। जब ये जमीन पे आएगा ना तो लंग्स को ये यूज जो करेगा, आप निगेटिव ब्रीथ करते हो,
ये एयर को धक्का देता है लंग्स की तरफ, क्योंकि इसके पास रिब्स नहीं होता, इसके पास डायफ्राम भी नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ absence ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, देख लो इसको, ड्यू टू absence of ribs and diaphragm, they do positive pulmonary respiration कहते हैं। आपके पास दोनों चीज होता है, तो आप नेगेटिव ब्रीथ करते हैं, आप अंदर प्रेशर जनरेट करते हो, एयर अपने आप आता है। इसमें ऐसा नहीं होता। एम्फीबिया ही एक ऐसा वर्टिब्रेट है, याद रखना, एम्फीबिया ही एक ऐसा टेट्रापोडा है जिसमें पॉजिटिव ब्रीदिंग होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। एम्फीबियंस में क्या होता है बताओ? पॉजिटिव पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये एयर को अपने बॉडी के अंदर वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ डायफ्राम नहीं होता, यहाँ पे रिब्स नहीं होते। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ देखो, फिर देखो ऐसे स्ट्रक्चर इसका हार्ट देखो कैसा होता है। देखिए, ये इसका हार्ट का स्ट्रक्चर है, देखो इसमें राइट एट्रिया होता है, लेफ्ट एट्रिया होता है और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। इसको कहते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या कहते हैं इसको? 3 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। और यहां पर क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। देखो, ये इसका लंग्स है यहाँ पे, और ये इसका बॉडी पार्ट्स होता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये इसका साइनस विनोसस कहते हैं इसको, और इधर इसे कहते हैं कोनस आर्टरियोसस कहा जाता है इसको। इसे कहते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसके सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स है उसमें सेपरेशन नहीं होता, तो यहां से जो ब्लड देखो इसमें आता है, यहाँ जो ब्लड अवेलेबल होता है देखो, इसको मिक्स्ड ब्लड कहते हैं, इसे मिक्स्ड ब्लड कहा जाता है। और वही ब्लड देखो, जो मैक्सिमम प्योर ब्लड होता है ना, मैक्सिमम प्योर जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? इसमें बॉडी की तरफ। और जो मैक्सिमम इम्प्योर होता है वो कहाँ जाएगा बताओ? टुवर्ड्स लंग्स। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है देखो यहाँ पर, ये मैक्सिमम प्योर होता है, मैक्सिमम प्योर ब्लड कहते हैं इसको। और इधर जो फ्लो होगा देखो, इसको मैक्सिमम इम्प्योर कहा जाता है। लेकिन फ्लो मिक्स्ड ब्लड का होता है। तो ये 3 चैम्बर्ड है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का सेपरेशन नहीं होता। और इसके बॉडी में ब्लड कैसा फ्लो होगा बताओ? मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है। बॉडी की तरफ जो जाता है वो मैक्सिमम प्योर होता है, और जो लंग्स की तरफ जाएगा वो मैक्सिमम इम्प्योर होता है।
ये देखो मैक्सिमम प्योर तो इसमें यहाँ पहुंचेगा ना, बॉडी की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात, देखो जो ब्लड इधर आ रहा है वही तो ब्लड इधर की तरफ जा रहा है ना। ये बताओ, लंग से जो ब्लड निकलेगा वही तो ब्लड जा रहा है बॉडी की तरफ। हाँ, ये कह सकते हैं, अगर मैक्सिमम प्योर की बात करते हैं आप, तो मैक्सिमम प्योर तो ये होता है। यस, यू राइट। हाँ, मिक्स का मैक्सिमम जो प्योर होगा, जो मिक्स का मैक्सिमम प्योर होता है वो तो बॉडी की तरफ जाता है। बट ये तो पूरी तरह से देखो, ये प्योर क्या, ये तो फुल्ली ऑक्सीडेटेड ब्लड कह सकते हैं इसको। ये तो ब्लड जो है, ये क्या बताओ, इसको फुल्ली क्या बोलते हैं? इसको फुल्ली आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, क्योंकि लंग से बाहर आ रहा है। अब समझ में आ गया तुम लोगों को क्या मैं कह रहा हूं? मैक्सिमम प्योर मूव टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स को जोड़ेगा लेफ्ट एट्रिया से, और जो मैक्सिमम इम्प्योर होगा वो जाएगा लंग्स की तरफ। ठीक है, चलो, अब आपका दूसरा क्लास का टाइम भी होगा, तो आज के लिए बस यही खत्म करते हैं। कोनस आर्टरियोसिस एक चैम्बर होता है जो बाद में सेपरेट हो जाता है, ये जस्ट एक हेल्पिंग चैम्बर कहते हैं इसको। साइनस विनोसस जेनेसिस नहीं है, अरे साइनस विनोसस कहते हैं। साइनस विनोसस होता है, जेनेसिस कहां से लिख लिया तुमने? ये ब्लड को यहाँ इकट्ठा करेगा, और ये यहाँ से यहाँ पर, और यहीं पर देखो इसका ऐसे नोड भी होता है। ये इस एनिमल का ऐसे नोड यहीं पर होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कैसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट भी कहते हैं। सारे वर्टिब्रेट्स में हार्ट मायोजेनिक होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मायोजेनिक हार्ट। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।